हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी में एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर क्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्रिया की परिभाषा और भेदों को पढ़ेंगे और पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ में सॉल्व करते चलेंगे ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए और इस एक छोटी सी वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के होने करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, जाना आदि। यानी जो मूल धातुएं होती हैं और धातुओं में ना लगा करके क्रिया का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, जैसे धातु क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, जा, इसमें ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, यानी क्रिया का निर्माण होता है। यानी पढ़ना, लिखना, ना इसमें ऐड कर देंगे, पढ़ना, लिखना, जाना, तो ये क्रिया हो जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। तो हम देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। जहाँ क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। और हम आगे देखेंगे भी सकर्मक क्रिया। उससे पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि क्या हम कितनी आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। इसको हम समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं। हमेशा हम क्या लगाते हैं? क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछते हैं, जिससे हमारा यह डाउट क्लियर होता है कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए आप, जहाँ क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वो अकर्मक होता है। अब देखेंगे उदाहरण के तौर पे, राम सोता है। राम क्या है? राम क्या है? यहाँ सोने की बात कीजिए, ये राम के बारे में पूछने लग रहा है, तो यानी हमको उत्तर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ देखेंगे पक्षी क्या रहे हैं। पक्षी क्या रहे हैं या पक्षी किसको रहे हैं, तो नहीं डाउट क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है। बच्चा क्या है? तो यानी इसका जवाब हमको नहीं मिल रहा है, तो यानी ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसमें कर्म उपस्थित होता है या उसकी संभावना होती है। जैसे उदाहरण, राम आम खाता है। अब हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे, राम क्या खाता है? राम किसको खाता है? राम क्या खाता है? तो उत्तर मिलता है राम आम खाता है, यानी कर्म क्या हो जाता है हमारा? आम हो जाता है। भेद, इसके दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से? जो एक कर्मक हो गया और द्विकर्मक। यानी सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक ही कर्म हो, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। वह क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, यानी एक कर्म मिल गया पुस्तक। द्विकर्मक की बात करेंगे तो द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो। जिसमें क्या हो? दो कर्म हो। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई? छात्रों को पढ़ाई। यानी दो मिल गए हमको, क्या मिल जाते हैं? दो कर्म मिल जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हो जाता है द्विकर्मक। अब इसकी ट्रिक क्या हमने आपको बताया ही। अकर्मक और सकर्मक की जो पहचान होती है, क्रिया से पहले क्या और किसको लगा करके हम लोग प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया, जैसे क्या रोता है, नहीं मिल रहा उत्तर। यदि उत्तर मिलता है, सकर्मक क्रिया, जैसे क्या खाता है, आम खाता है, यहाँ उत्तर मिल रहा है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अगर उत्तर नहीं मिलता है क्या और किसको लगाने से, तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि उत्तर में कर्ता खुद आ जाए तो वह भी अकर्मक ही होता है। अब बात करते हैं रचना और प्रयोग के दृष्टिकोण से। रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कौन कौन से मुख्य भेद होते हैं। पहला है संयुक्त क्रिया। पहली क्या होती है? संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी एक ही पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें पहली क्रिया मुख्य होती है
और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता पैदा करती है। दूसरी क्या करती है? उसके अर्थ में विशेषता पैदा करती है। उदाहरण देखेंगे, वह घर पहुंच गया। वह घर पहुंच गया, यानी यहाँ पर जो पहुंचना हो गया और गया यानी जाना, पहुंचना और जाना ये दो प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? दोनों मिल करके एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं, यानी दोनों क्रियाएं यानी पहुंचना और जाना ये दो क्रियाएं हैं, दोनों एक ही कार्य को पूरा कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? संयुक्त क्रिया। बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया का उद्देश्य होता है कि जब कर्ता किसी काम को स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसके दो रूप होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में जो कर्ता होता है वह काम को स्वयं नहीं करता, वो किसी और से करवाता है। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? पढ़ाना, लिखाना। ये क्या हो रहा है? कर्ता खुद कर रहा है, पढ़ाना, लिखाना। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या हो जाता है? जैसे पढ़ना से पढ़वाना हो जाता है, लिखवाना हो जाता है, यानी आना या वाना जुड़ जाता है। इसमें आना या वाना जुड़ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया में। ठीक है, यानी किसी और व्यक्ति से करवाया जा रहा है। यानी उदाहरण जैसे मालिक नौकर से कार सफाई करवाता है, यानी मालिक किससे सफाई करवाता है? खुद ना करके वह नौकर से साफ करा रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से जो है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये शब्द अक्सर पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे क्या है? अब ये संज्ञा से बना हुआ नाम धातु क्रिया क्या है? हाथ क्या हो गया? ये संज्ञा शब्द हो गया। बात क्या हो गया? बात एक संज्ञा शब्द हो गया। लात क्या हो गया? ये संज्ञा शब्द हो गया। यानी हाथ जैसे संज्ञा शब्द से हथियाना हो जाता है। क्या हो जाता है? हथियाना हो जाता है नाम धातु क्रिया। बात से बतियाना हो जाता है, लात से लतियाना हो जाता है। ये सब हमारी कैसी क्रियाएं हो जाती हैं? नाम धातु क्रियाएं हो जाती हैं, क्योंकि ये संज्ञा से बनी है। अब हम विशेषण की बात करते हैं। अब जैसे गरम क्या है? विशेषण है। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई शब्द विशेषण कब है? इसके साथ कोई संज्ञा शब्द लगा देते हैं। जैसे गरम चाय कैसी? गरम है। चाय की विशेषता गरम है, यानी गरम से क्या हो जाता है? गरमाना। नरम से हो जाता है नरमाना। चिकना से हो जाता है चिकनाना। ये सब कैसे हो जाता है? ये सब विशेषण से बने हुए हमारे क्रिया हैं। अब देखेंगे, वह दूसरों की जमीन हथियाना चाहता है। यहाँ हाथ से हथियाने वाली बात आ गई। इसका मतलब ये क्या हो जाता है? ये संज्ञा से बने हुए क्रिया शब्द हैं। अब बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी जैसे ही एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी तुरंत शुरू हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? जो पहली क्रिया होती है वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे उदाहरण क्या होता है? वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया, यानी इसमें कर भी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? जहाँ आप देखेंगे कर लगा वहाँ आप समझ जाएंगे कि पूर्वकालिक ही क्रिया होती है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाया और फिर उसके बाद सो गया। खाना खाया फिर सो गया, यानी यहाँ पर जो खाकर है, खाना जो काम खाने का था वो पहले किया, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। इसकी ट्रिक हमने अभी आपको बताया। क्रिया के पीछे हमेशा कर शब्द जुड़ा होता है। जैसे पीकर, सोकर, उठकर फिर दूसरा काम करता है ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है? पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या होता है? मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर जो क्रिया वाक्य के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यह टेंस का बोध यानी काल का बोध कराती है। यानी मुख्य क्रिया के साथ एक सहायक क्रिया जुड़ जाती है, कोई और क्रिया जुड़ करके उस वाक्य को, सेंटेंस को पूरा करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। यह काल का बोध कराती है। अब जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ रहे हैं सहायक क्रिया। यहाँ से इसको हटा दें तो केवल वे क्रिकेट खेल,
सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन जब रहे हैं लगा देते हैं तो यह सेंटेंस पूरा हो जाता है, यानी इसके सहयोग से सेंटेंस पूरा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं, किसकी सहायता लेकर के सेंटेंस को पूरा किया गया। इसकी पहचान क्या होती है, यह मुख्य क्रिया के ठीक बाद आती है, मुख्य क्रिया के ठीक बाद आती है, जैसे था, थी, थे, रहा है, चुके हैं आदि। अब बात करते हैं कृदंत क्रिया क्या होता है। कृदंत क्रिया, जब क्रिया शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय जोड़कर नया क्रिया रूप बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। यानी जब क्रिया शब्दों के अंत में कोई प्रत्यय जोड़कर नया क्रिया रूप बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, यहाँ चलना भी हो सकता था, यहाँ त जोड़ा गया यानी तब भी क्रिया, चलने की क्रिया तब भी हो रही यानी चलता, तो यह कृदंत क्रिया हो गई। लिख कर, तो ये कृदंत क्रिया हो गई। हंसना, ये भी कृदंत क्रिया हो जाती है। अब हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की बात करते हैं, जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उनको सीधा सीधा हम लोग देखेंगे ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। प्रश्न 1, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। हम देखेंगे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, पक्षी क्या उड़ रहे हैं यानी आकाश उड़ रहे हैं, इस तरीके से आंसर आ रहा है, यानी इसका आंसर हमको नहीं मिल रहा है तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। इसकी व्याख्या देखेंगे, उड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, क्रिया से पहले क्या लगाओ, क्या उड़ रहे हैं, यानी क्या उड़ रहे हैं तो उत्तर में पक्षी मिलेगा। पक्षी क्या हो जाता है, पक्षी जो है करता है, कर्म नहीं है, इसीलिए अकर्मक क्रिया हो जाती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कौन सा शब्द नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। नाम धातु क्रिया का उदाहरण यानी जैसे हाथ से मैंने बताया था ना, हाथ क्या है, संज्ञा शब्द, और हाथ से हथियाना बन जाता है, क्या बन जाता है, हाथ से हथियाना बन जाता है। तो ये जो नाम धातु क्रिया हो जाती है, जो क्रिया संज्ञा से बनती है, हाथ संज्ञा है और उससे मिलकर के हथियाना बन जाता है। प्रश्न 3 की बात करते हैं, वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। यहाँ कर आपको दिख गया, खाकर सो गया, कर दिख गया, यानी पूर्वकालिक क्रिया की बात की जा रही है। वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है तो वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। इसकी व्याख्या, जब एक काम खत्म करके दूसरा शुरू हो तो उस सिचुएशन में जो क्या होता है कि वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। क्रिया के साथ कर लगा हो वहाँ पूर्वकालिक हो जाता है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, इसमें प्रथम कर्म हमेशा कैसा होता है, द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म हमेशा कैसा होता है, वो सजीव होता है या प्राणीवाचक होता है। यानी द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। तो जो प्रथम कर्म होगा वो हमेशा सजीव या प्राणीवाचक होगा। जैसे राम ने मुकेश को पैसा दिया, राम ने मुकेश को पैसा दिया, यहाँ मुकेश पहला कर्म है और क्या है, सजीव है, और जो पैसा होता है ये निर्जीव होता है, और ये जो निर्जीव होता है ये कैसा होता है, ये मुख्य कर्म होता है, और जो मुकेश इसमें दिया है ये गौण कर्म होता है हमारा। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा। प्रेरणार्थक क्रिया का सही उदाहरण कौन सा होता है, माँ बच्चे को नहलाती है, माँ किसको नहला रही है, बच्चे को नहला रही है। यहाँ माँ स्वयं कार्य में शामिल होकर बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित या सक्रिय कर रही है, यानी दूसरे से समझ लीजिए कि करवा रही हैं, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यानी राम ने मोहन से मिठाई मंगवाई, तो मोहन से काम करवाया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। लिखवाना, हम बात करते हैं लिखवाना क्रिया का कौन सा रूप है, तो लिखवाना मैंने बोला था ना, द्वितीय प्रेरणार्थक में आना और वाना लग जाता है, क्या लग जाता है, आना और वाना लग जाता है, तो यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा ये। ट्रिक, अंत में वाना लगा हो तो वह हमेशा द्वितीय प्रेरणार्थक होता है, जैसे करवाना, कटवाना, या आना लगा हो, करवाना, लिखवाना, ठीक, तो ये सारी चीज़ें आना भी लगा रहेगा तब भी क्या हो जाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। अब बात करते हैं संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को हम लोग नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा विशेषण को व्याकरण में नाम भी कहा जाता है, इसीलिए इससे बनी क्रिया को नाम धातु कहलाती हैं। निम्न में कौन सी क्रिया अकर्मक है, हंसना। हंसना क्या हो जाता है,
ये अकर्मक क्रिया है। हंसना, रोना, सोना, बैठना, ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वह अकर्मक क्रिया होती हैं। बच्चा सो रहा है, वाक्य में रहा है। बच्चा सो रहा है, वाक्य में रहा है क्या है? यह एक सहायक क्रिया। बच्चा सो रहा है, अगर ये हटा दिया जाए तो बच्चा सो कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी रहा जोड़ दिया गया तो ये कंप्लीट हो जाता है, तो इसलिए इसको सहायक क्रिया कहते हैं। यह मुख्य क्रिया सोना की सहायता कर रही है और काल को बता रही है। भारत ने लड़ाई लड़ी में कौन सी क्रिया? भारत ने लड़ाई लड़ी में कौन सी क्रिया? लड़ाई लड़ी यानी सेम शब्द महसूस हो रहे हैं कि दोनों सेम सेम साउंड कर रहे हैं, यानी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है? जब सेम साउंड करता है, यानी कैसा करता है? सेम आवाज़ करता है, तो वहाँ पे सजातीय क्रिया हो जाती है। अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं। जब कर्म यानी लड़ाई का काम हो रहा है और क्रिया यानी लड़ी, लड़ाई लड़ी या लड़ाइयाँ लड़ी, तो दोनों एक ही मूल शब्द लड़ से बने। किससे बने हैं? लड़ से बने हैं, तो उसको सजातीय क्रिया कहते हैं। हम लोगों का ये क्रिया चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।